नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कौर। केंद्र के साथ आज पंजाब के किसानों की अहम बातचीत होने जा रही है और इस बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल। दिल्ली के विज्ञान भवन में अब से कुछ घंटों बाद 11 बजे ये बैठक होगी। मीटिंग से पहले हालांकि किसानों के कड़े तेवर नजर आए। कृषि कानूनों पर कोई समझौता नहीं करेंगे, साफ कह दिया किसानों ने। चंडीगढ़ में बैठक हुई और उससे पहले किसानों ने सख्त तेवर दिखाए हैं। बात ना बनी तो 26 नवंबर को दिल्ली कूच किया जाएगा। करीब 50 दिनों से पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा है। दूसरी बार किसानों और सरकार की बैठक हो रही है। पिछली बैठक बीच में ही छोड़कर आ गए थे किसान। पंकज कपाही दिल्ली से मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, बेशक आज केंद्र सरकार के साथ एक और बैठक किसानों की, लेकिन सख्त तेवर दिखा दिए किसानों ने और साफ कह दिया है कि खेती कानूनों को लेकर वो पीछे नहीं हटेंगे और बात ना बनी तो 26 नवंबर को दिल्ली कूच किया जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की पहल ये की गई है कि पहली बार नए कानून बनने के बाद जो है दो मंत्री, कृषि मंत्री और रेल मंत्री जो है वो किसानों से मिलने जा रहे हैं। 11 बजे मीटिंग दिल्ली में होगी और 29 किसान जथेबंदियों को जो है वो बुलाया गया है और इसमें केंद्र सरकार ने लगभग 2 से 3 घंटे की बैठक जो है वो बुलाई गई है। किसानों का पूरा मामला केंद्र सरकार समझेगी कि उनको कौन सी बातों पर दिक्कत है और किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए। और उम्मीद की जा रही है कि दिवाली से पहले केंद्र सरकार और किसानों की बात जो है वो बन जाएगी और जो किसान पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने से धरनों पर अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं वो अपने परिवार के साथ दिवाली मना सकेंगे। हालांकि किसानों का यही कहना है कि केंद्र सरकार कानून वापस ले, एमएसपी की एश्योरेंस जो है वो उनको दे ताकि उनका नुकसान जो है वो खेती को लेकर ना हो। तो ऐसे में 11 बजे मीटिंग होगी और सबकी नजरें जो है आज की मीटिंग पर टिकी हुई हैं। ठीक है पंकज, फिलहाल के लिए शुक्रिया। आज केंद्र के साथ एक बार फिर पंजाब के किसान मीटिंग करेंगे और लेकिन सख्त तेवर बरकरार पंजाब के किसानों की। और 24 सितंबर से पंजाब में रेल सेवा बंद पड़ी है। बड़ा आर्थिक नुकसान किसानों के आंदोलन के चलते पंजाब सरकार को, लेकिन अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ किसान संगठनों के नुमाइंदों की बैठक होगी। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। क्या कुछ निकल के इस बैठक के बाद सामने आता है, इस पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की हार के बाद गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि बीजेपी को जेजेपी के सारे वोट ट्रांसफर नहीं हुए। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दावा है कि जेजेपी की बदौलत ही योगेश्वर दत्त को 50,000 से ज्यादा वोट मिले। बड़ौदा उपचुनाव के रण में बीजेपी और जेजेपी ने साझे उम्मीदवार के तौर पर पहलवान योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा। योगेश्वर के प्रचार के लिए सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज ने पहलवान को हरा दिया। इस हार को लेकर बीजेपी और जेजेपी में मतभेद सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कह रहे हैं कि अगर जेजेपी का वोट ट्रांसफर हो जाता तो योगेश्वर कभी नहीं हारते। बड़ौदा में हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। दुष्यंत ने कहा, अगर जेजेपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ तो योगेश्वर दत्त को 50,000 से ज्यादा वोट कैसे मिल गए। योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50,000 से ज्यादा वोट बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिए हैं। ये जनता का प्यार है। जो गठबंधन की सोच थी उस सोच के प्रति वोटर टर्नआउट उस प्रतिशत तक नहीं पहुंचा।
जेजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही है। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। बहरहाल अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को काम करते पिछले महीने अक्टूबर में साल ही हुआ है, लेकिन बड़ौदा हार के बाद गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि बड़ौदा हार के और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स सामने आते हैं। चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। और बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी नेताओं की ऊल जलूल बयानबाजी भी सामने आ रही है। बड़ौदा का जनाधार सामने आने के बाद अब डिप्टी स्पीकर बड़ौदा की जनता को बहका हुआ बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भ्रामक प्रचार करने का भी काम किया और कई बार हमारे यहाँ बहकाना आसान होता है। अब इस बयान को क्या कहें, ये तो सरासर बड़ौदा की जनता का अपमान है। जिस बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया उसे बीजेपी नेता बहका हुआ करार दे रहे हैं। अब इसे बड़ौदा हार की झुंझलाहट नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहें। जहां कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भ्रामक प्रचार करने का भी काम किया, जो है हम तेरे हैं, हमारा क्षेत्र है, हमारा ये जीतना चाहिए, इस टाइप की बात की और कई बार हमारे यहाँ बहकाना आसान होता है। अब जरा बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह के बयान को सुनिए। बड़ौदा उपचुनाव में सारी ताकत झोंकने के बाद बीजेपी को करारी शिकस्त मिली, लेकिन धर्मवीर सिंह को हार में भी जीत दिख रही है। मैंने तो बाई इलेक्शन में बहुत ऐसे देखे हैं, मुख्यमंत्री तक हार जाते हैं। पिछले दिनों यूपी में हार गए थे यार। तो विकास की रफ्तार क्या बात करते हो, विकास की रफ्तार और भी ज्यादा तेज बढ़ेगी और ये चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है। सर वजह क्या मानते हैं, आपकी क्या वजह रही है? मैं इसको हार को हार नहीं मानता। हमारा वोट नहीं, हमारा 14,000 वोट बढ़ा है। निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। हालांकि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की बड़ौदा में हुई हार पर समीक्षा की बात जरूर कर रहे हैं। करने की जरूरत है, सांझी मीटिंग लेंगे, विश्लेषण करेंगे। सर मुख्यमंत्री का बयान आया कि जेजेपी के वोट गठबंधन को नहीं मिले, उम्मीदवार को अगर वोट मिलते तो 70 से 80 हजार वोट मिलते और जीत होते। किसने ध्यान दिया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुझे मैंने देखा नहीं, अभी देख के बताऊंगा आपको। बाकी कृष्णपाल जी का बयान मैंने जरूर पढ़ा था, उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन धर्म जेजेपी ने अपना ईमानदारी से निभाया है। बहरहाल हार पर चिंतन होना चाहिए, हार की वजह ढूंढी जानी चाहिए, लेकिन जनाधार का अनादर कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनता ही नेताओं को विधानसभा पहुंचाती है। भिवानी से जगबीर के साथ जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। खबर हिमाचल प्रदेश से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 दिनों के दौरे के दौरान डलहौजी विधानसभा पहुंचे। बनीखेत पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 113 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। इस मौके पर सांसद किशन कपूर, विधायक विक्रम सिंह जरियाल, जियालाल कपूर समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिले के लोगों को करोड़ों की सौगात मिली और कोरोना के इस दौर में भी विकास की गति को रुकने नहीं देंगे। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 दिन का मेरा ये प्रवास चंबा का आज पूरा होगा। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद दोबारा आऊँगा। इन 3 कार्यक्रम जिसमें 2 पिछले कल हमने कार्यक्रम किए हैं और 1 कार्यक्रम आज है। इन 3 कार्यक्रम में कुल मिलाकर के 275 करोड़ रुपए के हम शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम यहाँ चंबा जिला में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हम पूरा कर रहे हैं। एक शुरुआत इस बात के लेकर के है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन अब विकास कार्य को प्रभावित नहीं होने देंगे। इसलिए हमने कहा है कि सड़कों के काम, पुलों के काम, बिल्डिंग के काम, चाहे स्कूल का है, कॉलेज का है, चाहे वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन का है, चाहे कोई भी है, लेकिन अब तेज गति से उनको आगे बढ़ाइए। और एक दुखदाई खबर भी धर्मशाला से आई, जहां बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने खुदकुशी कर ली।
मैक्लोडगंज में अपने आवास पर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। हालांकि खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अभिनेता आसिफ बसरा पिछले 5 सालों से मैक्लोडगंज में एक किराए के मकान में रहते थे। उनके साथ उनकी एक विदेशी महिला मित्र भी रहती थी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि आसिफ बसरा टीवी एक्टर है और वो कई बॉलीवुड मूवी परजानियां, ब्लैक फ्राइडे के अलावा हॉलीवुड मूवी आउटसोर्स में भी नजर आए थे। इसके अलावा बसरा हिमाचली फिल्म सांझ में भी अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। इमरान हाशमी की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी इमरान हाशमी के पिता का उन्होंने किरदार निभाया था। नहीं, एफएसएल की टीम यहाँ पे है एंड वी हैव गॉट आवर ओन। आई सेड के प्राइमा फेसाई इट अपीयर्स टू बी ए केस ऑफ सुसाइड, हैंगिंग है। बाकी पोस्टमार्टम से कंफर्म हो जाएगा। नहीं, जब इट्स टू अर्ली, अभी हम बॉडी को एग्जामिनेशन के लिए भिजवा रहे हैं। पोस्टमार्टम हो जाएगा एंड उसके बाद कंक्लूसिवली जो भी आ पाएगा देन वी विल कन्वे टू यू। फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता हत्याकांड मामले में अब सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। आपको बता दें कि निकिता हत्याकांड की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंजूरी मिल गई, जहां रोज मामले की सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में निकिता के पिता ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया, जिसके चलते उन्हें और उनकी बेटी को जल्द इंसाफ मिलेगा। उन्होंने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। हमें प्रशासन से उम्मीद थी, जो प्रशासन अपनी बाखूबी अपनी मेहनत करके उसमें इन्वेस्टिगेशन किया केस का, और अब हमें कोर्ट से भी पूरी आशा है। कोर्ट भी हमारी पूरी तरह से हर चीज़ को सुनेंगे, बारीकी से देखेंगे, उसके बाद फैसला मुद्दों के खिलाफ देगी। और त्योहारों पर मिलावट का कारोबार जारी। सोनीपत और भिवानी में सीएम फ्लाइंग टीम ने अवैध रूप से मिठाई की दुकान में छापेमारी की। सोनीपत के वेस्ट रामनगर इलाके में बिना लाइसेंस के रसगुल्ले बनाए जा रहे थे और वो भी जगह जगह गंदगी का आलम था। टीम ने मौके से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। साथ ही करीब 2 क्विंटल के रसगुल्लों को नष्ट भी किया गया। वहीं भिवानी में भी ऐसी कार्रवाई हुई। सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया। कई नामी दुकानों के गोदामों पर टीम ने छापेमारी की और सैंपल जांच के लिए भेजे। आज अभी रसगुल्ले की फैक्ट्री में अभी आए हैं और यहाँ पर छापेमारी जारी है। हमारे रसगुल्लों के अलावा व्हाइट रसगुल्ले के अलावा अरारोट मिला है, इसका भी लूज सैंपल लेके और लेबोरेटरी को भेजा जाएगा। हमारी तरफ से इसको सैंपल लेके लेबोरेटरी भेज दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जयराम सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान 25 नवंबर तक बंद कर दिए हैं। साथ ही विंटर क्लोजिंग स्कूलों की परीक्षाएं भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। कोरोना महामारी के बाद हिमाचल में शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला शायद गलत हो गया। स्कूल कॉलेज खुलते ही काफी संख्या में छात्र और शिक्षक कोरोना का शिकार हो गए। इसी के चलते सरकार ने फिर स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया है। हालांकि सरकार की माने तो स्कूल खोलने का फैसला गलत नहीं था, लेकिन हाजिरी बता रही है कि 90% अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। हमारा 25 के बाद फिर हम दोबारा से पूरी तैयारी के साथ, पूरी सैनिटाइजेशन करके, पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस रख के, पूरे SOPs को फॉलो करते हुए हम तो पूरी तैयारी रखेंगे कि बच्चों को जो फिजिकल इंटरेक्शन है क्लासरूम्स में वैसे बुला दिया जाए। वहीं स्कूल बंद होने के चलते सरकार ने विंटर क्लोजिंग स्कूलों की परीक्षाएं अब अगले साल फरवरी या मार्च कराने का फैसला लिया है। ये प्रदेश में पहला मौका है जब विंटर और समर क्लोजिंग स्कूलों की परीक्षाएं एक साथ होंगी। इस बार सभी का एग्जाम शायद हम फरवरी, मार्च या अप्रैल में उन दिनों में ही लें इकट्ठे ही, विंटर क्लोजिंग का भी और समर क्लोजिंग का भी। कॉलेजेस का तो विंटर और समर क्लोजिंग का कोई फर्क नहीं है, एग्जाम एक ही टाइम में होते हैं। वो तो मतलब मार्च अप्रैल में ही होते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में 2 सेमेस्टर में होते थे, तो वो दोनों सेमेस्टर के इकट्ठे ही होते हैं, जो मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में इकट्ठे होते हैं। कोरोना महामारी के चलते विंटर क्लोजिंग स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई का खासा नुकसान हुआ है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। सत्र को बढ़ाया गया ताकि बच्चों को अतिरिक्त वक्त मिल सके। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18।
त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, हर तरफ मुस्कुराते चेहरे हैं। लॉकडाउन के बाद लोग खुश हैं, लेकिन आपकी जरा से गलती आपकी खुशियों को ग्रहण लगा सकती है। सो बेहद चौकन्ना होने की जरूरत है। त्योहारों पर कोरोना की नजर, जरा सी गलती पड़ सकती है भारी। त्योहार मनाएं लेकिन महामारी ना भूलें। अभी तक लाखों लोग गंवा चुके हैं जान। देश दुनिया में कोहराम मचाने वाली इस महामारी को मत भूलिए, क्योंकि कोरोना काल में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। और यकीन मानिए, अगर नहीं संभले तो ये रफ्तार देश की चिंता बढ़ा सकती है। फेस्टिवल सीजन है और लगातार जो लोगों का रश मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 19 की मार्केट के बाहर, जहां पर भीड़ देख सकते हैं। हालांकि कई लोगों ने मास्क पहने हैं, कईयों ने नहीं पहने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। पंजाब में एक वक्त हालात चिंताजनक हो गए थे, नौबत लॉकडाउन तक लगाने की हो गई थी, लेकिन हालात संभले। अभी भी हालात संभले हुए हैं। मैं इसलिए मौजूद हाँ लुधियाना दे मिलरगंज बाजार दे विच, जिथे तस्वीरें मैं तुहानूं दिखाना चाहूँगा कि लोग किस कदर इस वेले लापरवाही दिखा रहे हैं, जबकि कोरोना महामारी हजे तक खत्म नहीं हुई है और लोगों ने मास्क तक लाने शुरू करते हैं ते उन्हां दे मूँह के उत्ते जिहड़े मास्क हुण नहीं दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर जिहड़े लोग ने बिना मास्क तो ही घूम रहे हैं और ये तस्वीरें खुद बयान करदियां ने। उसके बाद कोविड की पहली लहर ढलान पर आ गई, लेकिन दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस में फिर कोरोना पीक पर होने का अंदेशा है। थोड़ा से लोगों से कहना चाहूँगा, अभी क्योंकि बाजारों का सीजन है, बाजार में लोग जाएं तो जहाँ तक संभव हो भीड़ भाड़ वाले जगह ना जाएं। एक, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। दूसरा, अगर जाना भी पड़े बाजार में तो मास्क इस्तेमाल करें और शारीरिक दूरी का जरूर इस्तेमाल करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह चुके हैं कि त्योहारों पर बड़े समारोहों से बचें, वरना बड़ी परेशानी आ सकती है। अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक त्योहार ही त्योहार है। ऐसे में लोग बाहर ज्यादा निकलते हैं, खरीदारी करते हैं, परिचितों रिश्तेदारों से मिलते हैं। कोरोना काल में त्योहारों के सुपर स्प्रेड इवेंट बनने का खतरा है। पिछले दिनों ओणम और गणेश चतुर्थी पर भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरीके से पालन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में कोविड के मामले तेजी से बढ़े। त्योहारों की शुरुआत है और इसी के साथ शुरू हो गई है घर से लेकर खुद को सजाने और संवारने की तैयारियां। लेकिन संवारने के साथ ऐसे इंतजाम करना मत भूलिए जिससे कोरोना आपके घर में दस्तक ही ना दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिवाली के मौके पर गाय के गोबर से बने दियों की बाजार में काफी डिमांड है। मंडी जिले की बात करें तो यहां पहली बार गोबर से बने दिए, मास्क और अन्य उत्पाद बाजारों में उपलब्ध हैं। ये उत्पाद जहां आकर्षण का केंद्र बने, वहीं लोग इनकी खूब खरीदारी कर रहे हैं। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी इस बार इको फ्रेंडली दीपावली मनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इस दीपावली पर देश भर में गाय के गोबर से बने 11 करोड़ दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गोबर से बने दिए और अन्य उत्पादों को मंडी के बाजार में उतार दिया गया है। शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर गोबर से बने उत्पादों का स्टॉल लगा है। दियों के अलावा वेस्ट कपड़ों और कागज के मिश्रण से बने मास्क भी इस बार मार्केट में बिकने के लिए उपलब्ध हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। हम इस बार दीपावली में गोबर से बने दीपक लाए हैं, गोबर से बनी धूप अगरबत्ती है, गोबर से बना हवन कुंड है, गोबर से बना मास्क है। गाय तो सभी ने पाल रखी है, पर उसको उसका उद्देश्य नहीं मिला और मैक्सिमम गाय ये देख रहे हैं आप जो दूध निकालते हैं उसको बाद में छोड़ देते हैं। तो हम उसको क्यों ना उनका गोबर यूज़ करके, गौमूत्र यूज़ करके उनका प्रोडक्ट बना के और उनका भी आमदनी शुरू हो सकती है।
वहीं खरीदार भी इन इको फ्रेंडली दिए और मास्क को काफी पसंद कर रहे हैं। ये पहली बार देखे हमने गोबर के दिए बने हुए, तो मैं खुद लेके भी जा रहा हूँ। एक हवन सामग्री है, इसमें बोलते हैं पहले पुराने ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपने घरों में ये गोबर के इसको धुआं जो जैसे बोलते हैं धुआं देते थे, तो इससे घर का माहौल मतलब इसमें क्लाइमेट में भी अच्छा परिवर्तन आएगा इसमें। तो ये गोबर के दिए पहली बार हम देख रहे हैं मंडी शहर में, तो इसका यूजफुल काफ़ी अच्छा है घर के लिए भी। दीपावली पर हर साल यही आह्वान किया जाता है कि इस पर्व को अधिक से अधिक संख्या में इको फ्रेंडली का रूप दिया जाए। इस कड़ी में ये एक बेहतर प्रयास माना जा सकता है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18।